हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिशन टेक। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर फिटर टर्नर मशीनिस्ट के लिए 3000 एमसीक्यू की सीरीज़ को सॉल्व कर रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 3000 एमसीक्यू की सीरीज़ को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करते हैं, वो भी हिंदी व इंग्लिश लैंग्वेज में। ओके फ्रेंड्स, आज ये इसका 8वां लेक्चर है। उसके 7 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने उन वीडियोज़ को अभी तक नहीं देखा है तो आप उनको देख लीजिए, क्योंकि वो प्रीवियस वीडियोज़ हैं। इस वीडियो को समझ में आने के लिए उन वीडियोज़ को देखना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने सेफ्टी और स्टूल रोल और एक्यूरेसी प्रिसीजन से संबंधित एमसीक्यू को कवर कर लिया है। इस वीडियो में फ्रेंड्स आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ मेजरमेंट को कवर करेंगे और आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाएंगे, वो भी हिंदी व इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर अभी भी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन वाले बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली हर अपडेट शीघ्र मिल सके। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है एक्यूरेसी इज डिफाइंड एज, सटीकता को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए मेजर ऑफ हाउ ऑफन एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैन बी रिपीटेड। ऑप्शन बी द क्लोजनेस ऑफ ए मेजरमेंट वैल्यू टू द रियल वैल्यू। ऑप्शन सी द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यूज्ड इन मेजरमेंट। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? टू क्लोजनेस ऑफ ए मेजर्ड वैल्यू टू द रियल वैल्यू। अब चलिए मैं एक्यूरेसी के बारे में आपको बताता हूँ। फिलहाल मैंने एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में प्रीवियस वीडियोज़ में आपको काफ़ी वीडियो समझाया है, तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखिए। चलिए मैं फिर भी इसमें आपको समझाता हूँ। एक्यूरेसी का अर्थ होता है कि टू क्लोजनेस ऑफ स्टैंडर्ड। ओके, अब चलिए मैं आपको फिगर के द्वारा समझाता हूँ। मान लेते हैं ये कोई हमारी जाप का कोई एक सरफेस है। ओके, इसकी जो लेंथ है वो 50 mm है। ओके, ये मैं 50 mm में आपको बनाना है, लेकिन कोई कैंडिडेट है, जो पहला कैंडिडेट है वो इस जाप को 49.9 में बनाता है। ओके, और जो दूसरा कैंडिडेट है वो इसे बनाता है 49.5 mm में। ओके, अब यहाँ पर समझिएगा आप कि जिस कैंडिडेट ने 49.9 बनाया है और दूसरे कैंडिडेट ने 49.5 बनाया है, शायद समथिंग। ओके, तो अब यहाँ पर हम कहेंगे कि किसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो ये वाले कैंडिडेट है इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, क्योंकि इसने जो हमारा स्टैंडर्ड था 50 mm उसके करीब बनाया है। ओके, इसके क्लोज बनाया है, तो हम कहेंगे इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है। ओके फ्रेंड, एक्यूरेसी यही निर्धारित करती है कि हम अपने रियल वैल्यू के कितने क्लोज्ड हैं। जो हम मेजर वैल्यू कर रहे हैं वो रियल वैल्यू के कितने क्लोज हैं। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कन्फर्मिटी ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी टू द नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज नोन एज। माप के राष्ट्रीय मानक के लिए एक भौतिक मात्रा के अनुरूपता के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन है कैलिब्रेशन, सेंसिटिविटी, ट्रेसेबिलिटी, रिपीटेबिलिटी। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ट्रेसेबिलिटी। अब क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि माप के राष्ट्रीय मानक के लिए एक भौतिक मात्रा के अनुरूपता के रूप में जाना जाता है। इसका क्वेश्चन का अर्थ है कि यदि हमें किसी स्टैंडर्ड को इन राष्ट्रीय मानक के रूप में जानना है तो उसके लिए हम किस शब्द का यूज करते हैं या किस टर्म का यूज करते हैं, तो उसके लिए हम ट्रेसेबिलिटी टर्म का यूज करते हैं। ओके, हम लोगों ने भी सुना है कि अगर किसी मोबाइल की जांच करना है, किसी की भी जांच करना है, तो हम लोग कहते हैं कि इसे ट्रेस करवा लो। तो ट्रेस करने से मुझे एक्चुअलिटी उसकी पता हो जाती है।
तो फ्रेंड्स इसीलिए यहाँ पर भी ट्रेसेबिलिटी टर्म का यूज किया जाता है। ट्रेसेबिलिटी टर्म का यूज किया जाता है इंस्ट्रूमेंट्स के कैलिब्रेशन को जांचने के लिए और उसके बायस को चेक करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए, प्रिसीजन को डिटरमाइन करने के लिए और उसके एक्यूरेसी को डिटरमाइन करने के लिए। ओके, अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप बिल्कुल साफ साफ मेंशन हुआ देख सकते हैं कि कैलिब्रेशन टू ए ट्रेसेबल स्टैंडर्ड कैन बी यूज टू डिटरमाइन एन इंस्ट्रूमेंट्स बायस, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। ओके, एक ट्रेस करने योग्य मानक के अंशांकन का उपयोग एक उपकरण के पूर्वाग्रह सटीकता व सटीकता को निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, अब मैं ऐसा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टमैटिकल एरर आर व्यवस्थित त्रुटियां हैं। ऑप्शन है कंट्रोलेबल एरर, ऑप्शन बी रैंडम एरर, ऑप्शन सी अनकंट्रोलेबल एरर, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ये, अर्थात कंट्रोलेबल एरर। अब चलिए मैं सिस्टमेटिक एरर को समझाता हूँ, साथ ही साथ आपको समझाऊंगा। तो जो सिस्टमेटिक एरर होते हैं वह फ्रेंड्स ऑब्जर्वेशनल एरर, इम्परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन व एनवायरमेंटल इंटरफेरेंस के कारण उत्पन्न होते हैं। अब चलिए मैं इन तीनों के बारे में बार बार से बताता हूँ। तो जो ऑब्जर्वेशनल एरर होते हैं वो हमारे अवलोकन की वजह से त्रुटियाँ उत्पन्न होती हैं। जैसे हम स्टीरोल का मेजरमेंट करते समय, माइक्रोमीटर के द्वारा मेजरमेंट करते समय यदि किसी एंगल से देखते हैं या फिर सही से नहीं देखते हैं तो वहाँ पर मुझे अवलोकन त्रुटियाँ देखने को मिलती हैं। दूसरा है इम्परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स कैलिब्रेशन। हम सबको पता है कि इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते समय उनके मेजरिंग सरफेसेस घिसते हैं तो उनको कैलिब्रेशन किया जाता है। कैलिब्रेशन के करते समय वहाँ पर इम्परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है जब, तो वहाँ पर भी एरर आते हैं। और तीसरा है एनवायरमेंटल इंटरफेरेंस। एनवायरमेंटल इंटरफेरेंस का अर्थ है कि जब हम वहाँ मेजरिंग करते हैं तो उसका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो जनरली 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ओके, और अन्य चीज़ें निर्भर करते हैं कि वहाँ पर धूल के कण भी ना हो और जो एटमॉस्फेयर है वो ज़्यादा नॉर्मल हो। तो इन सारी चीज़ों पर भी निर्भर करता है हमारा मेजरिंग पर्पज़। यदि इन्वायरमेंटल इंटरफेरेंस होता है तो वहाँ पर त्रुटियाँ देखने को मिलती हैं। ओके, तो ये सारी त्रुटियाँ चूँकि कंट्रोल की जा सकती हैं तो इसीलिए इनको सिस्टमेटिक एरर कहा गया है। यहाँ पर मैं बता दूँ कि इसके अंतर्गत ये एरर शामिल किए गए हैं, जैसे कैलिब्रेशन एरर, एम्बिएंट एरर, एम्बिएंट कंडीशन। तो एम्बिएंट कंडीशन वही है फ्रेंड जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। डिफॉर्मेशन ऑफ वर्कपीस, यदि आप वर्कपीस में डिफॉर्मेशन है तो भी त्रुटि आ जा सकती है। और फोर्थ है एवॉइडेबल एरर। तो एवॉइडेबल एरर के अंतर्गत वही सारी एरर आती हैं जैसे रीडिंग एरर हो गया, जीरो एरर हो गया इत्यादि, जिनको एवॉइड किया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। व्हेन ए सीरीज ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट दैट आर मेड ऑन ए कंपोनेंट अंडर सिमिलर कंडीशंस आर प्लॉटेड इज फॉलो। जब समान परिस्थितियों में किसी घटक पर किए जाने वाले दोहराए गए मापों की एक श्रृंखला प्लॉट की जाती है तो वो किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो फिर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन एक साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया था जिसके द्वारा समान परिस्थितियों में किसी घटक पर किए जाने वाले दोहराए गए मापों की श्रृंखला को प्लॉट किया जाता है, उनको एक सीरीज में अरेंज किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। रैंडम एरर्स कैन बी असेस्ड। यादृच्छिक त्रुटियों का आकलन किया जा सकता है। इसके ऑप्शन हैं एक्सपेरिमेंटली, बाय परफॉर्मिंग सेंसिटिविटी एनालिसिस, डी सी है स्टैटिकली, ऑप्शन डी है एम्पेरिकली। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, स्टैटिकली। अब चलिए मैं इसके बारे में समझाता हूँ। रैंडम एरर वह एरर होते हैं जब किसी माप का बार बार मापन किया जाता है तो वहाँ पर यादृच्छिक त्रुटियाँ यादृच्छिक विचलन का माप प्रदान करती हैं। जिससे यदि हम बार बार मेजरमेंट करते हैं तो किन्हीं कारणवश हो सकता है बार बार हम लॉक न करें माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर को, या कोई एरर हो जाता है तो वहाँ पर हमें एक्चुअल मान नहीं प्राप्त होता है। ओके,
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम स्टैटिकली इवेलुएट कर लेते हैं। तो फिर उसके लिए हम एवरेज मान निकालते हैं, कई सारे मेजर को लेकर, कई सारे मेजरमेंट्स को लेकर हम उनका औसत मान निकालते हैं। फिर औसत मान का जो माध्य मान होता है उसी को ही एक्चुअल मान मान लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अलाइनमेंट विथ द एक्सिस ऑफ मेजरमेंट इज इजी टू इंड स्टैंडर्ड बिकॉज द प्रोसेस। माप की धुरी के साथ संरेखण अंतः मानकों में आसान है, उनके पास है। अर्थात कहने का मतलब है कि जो अलाइनमेंट है एक्सिस ऑफ मेजरमेंट वो इंड स्टैंडर्ड के साथ इजी है क्योंकि उनके पास होता है। ऑप्शन है पैरेलल एक्सलर, ऑप्शन बी हाई एक्यूरेसी, ऑप्शन सी एरी पॉइंट, ऑप्शन डी ए बिल्ट इन डाटम। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ए बिल्ट इन डाटम। इंड सरफेस और लाइन इंड स्टैंडर्ड और लाइन स्टैंडर्ड के बारे में अभी मैं आपको समझाऊंगा। ओके, अभी मैं यहाँ पर आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। तो इंड स्टैंडर्ड में एक मानक ब्लॉक या भार का सेट शामिल होता है जिसका उपयोग करके हम आवश्यक लंबाई दूरी को बनाते हैं। ठीक, ओके। उसके द्वारा हम प्लेन पैरेलल सरफेसेस को मेजर करते हैं। तो प्लेन पैरेलल सरफेस को मेजर करते समय हमें एक डेटम की आवश्यकता होती है। तो जो हमारे इंड सरफेस होते हैं, इंड स्टैंडर्ड होते हैं, वो एक डेटम बिल्ड करते हैं। ओके फ्रेंड, अभी मैं आपको मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लाइन स्टैंडर्ड इज ट्रांसफर्ड टू एन इंड स्टैंडर्ड बाय यूजिंग। किसका उपयोग करके एक लाइन मानक को अंतिम मानक पर स्थानांतरित किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शन है एक कंपोजिट लाइन स्टैंडर्ड, ए बिल्ट इन डाटम, वर्कशॉप स्टैंडर्ड, एरी पॉइंट्स। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ये एक कंपोजिट लाइन स्टैंडर्ड। एक कंपोजिट लाइन स्टैंडर्ड का उपयोग करके हम लाइन मानक को अंतिम मानक पर स्थानांतरित कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको लाइन स्टैंडर्ड और इंड स्टैंडर्ड के बारे में विस्तार से समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स जो लाइन स्टैंडर्ड होते हैं वो दो लाइंस के बीच के डिस्टेंस होते हैं। ओके, मान लीजिए ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस मेजर करनी होती है वो लाइन स्टैंडर्ड के द्वारा हम मेजर कर सकते हैं। इसके लिए हम मीटर, यार्ड, स्टील रोल इत्यादि का यूज करते हैं। ओके, जो हमारे इंड स्टैंडर्ड होते हैं वो दो प्लेन पैरेलल सरफेस के बीच का डिस्टेंस होता है। ओके, यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं कि मान लीजिए ये एक प्लेन सरफेस और इसका बैक साइड एक प्लेन सरफेस है, तो उसके बीच को डिस्टेंस को मेजर करना होता है। तो वहाँ पर हम इंड स्टैंडर्ड का यूज करते हैं। इसके अंतर्गत स्लिप गेज, माइक्रोमीटर, एनविल, वर्नियर कैलिपर इत्यादि शामिल हैं। ओके, अब फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 है बोथ लाइन एंड इंड स्टैंडर्ड आर इनिशियली कैलिब्रेटेड एट। लाइन और अंत मानकों को शुरू में किस तापमान पर कैलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन इसके कई सारे हैं। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 20+½ डिग्री सेंटीग्रेड। जो इंड और लाइन स्टैंडर्ड होते हैं उनको इनिशियली लेवल पर 20 से आधा डिग्री अधिक या कम डिग्री पर हम सबको उनको कैलिब्रेशन किया जाता है। जो टेम्परेचर चेंज होता है वो एक्यूरेसी पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालता है। तो इसीलिए जो हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मेजरिंग सरफेसेस हैं, उनको कैलिब्रेट करते समय हमारे पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड का होना ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल होता है। क्योंकि मेजरिंग करते समय हम कोशिश करते हैं कि जो टेम्परेचर में चेंज हो वो ना के बराबर हो या ना ही हो। ओके, चलिए फ्रेंड्स अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है इन ए लाइन स्टैंडर्ड डिस्टेंस इज मेजर्ड बिटवीन। एक पंक्ति मानक में दूरी डिस्टेंस के बीच माना जाता है, मापा जाता है। तो इसके बारे में फ्रेंड्स मैंने पहले ही बता दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स इसके ऑप्शन देख लेते हैं। 2 फ्लैट पैरेलल सरफेसेस, ऑप्शन बी 2 इनक्रेप्ट लाइन्स, ऑप्शन सी 2 पॉइंट्स, ऑप्शन डी 2 इंक्लाइन पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी
टू इनग्रेव लाइन्स। ओके, जब लंबाई को मापने के लिए तो उत्कीर्ण रेखाओं के बीच की डिस्टेंस को उपयोग किया जाता है, तो उसे हम लाइन स्टैंडर्ड करते हैं। ओके, लाइन स्टैंडर्ड को मेजर करने के लिए जनरली हम यार्ड और मीटर का यूज करते हैं, और साथ ही साथ हम डिवीजन किया हुआ स्टील रूल का भी यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 10। क्वेश्चन कह रहा है रिंगिंग ऑफ स्लिप गेज इज यूज्ड इन। स्लिप गेज की रिंगिंग में प्रयोग किया जाता है। तो इसके ऑप्शंस हैं लाइन स्टैंडर्ड, प्राइमरी स्टैंडर्ड, बोथ लाइन एंड इंड स्टैंडर्ड, ऑप्शन डी इंड स्टैंडर्ड। इंड स्टैंडर्ड या मेजरमेंट। ओके फ्रेंड्स, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इंड मेजरमेंट। ओके, जो स्लिप गेज की रिंगिंग प्रोसीजर होती है उसमें हम स्लिप गेज के एक प्लग को एक दूसरे स्लिप गेज के साथ रगड़ करके उन्हें पैरेलल सेट करते हैं। ओके, तो इसके द्वारा हम पैरेलल प्लेन सरफेस को मेजर करते हैं, तो इसीलिए इसके लिए हम एंड मेजरमेंट का यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कंपैरिजन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइन एंड इंड स्टैंडर्ड क्लियरली सो दैट द एक्यूरेसी। लाइन और अंत मानकों की विशेषता की तुलना स्पष्ट रूप से पता चलता है कि सटीकता किसकी ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स इसका राइट इसके ऑप्शंस हैं इन लाइन स्टैंडर्ड इज ग्रेटर दैन इन एंड स्टैंडर्ड, ऑप्शन नंबर बी इन एंड स्टैंडर्ड इज ग्रेटर दैन द लाइन स्टैंडर्ड, ऑप्शन सी ऑफ बोथ आर इक्वल, ऑप्शन डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाई द कंपेरिजन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ओनली। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। एक्चुअली मैं एक्सप्लेन से समझाता हूँ। फ्रेंड्स, व्हेन the distance between two flat parallel surface is considered as a measure of length, it is known as end standard or end measurement. ओके फ्रेंड्स, जब हमें किन्हीं दो फ्लैट पैरेलल सरफेसेस को मेजर करना होता है तो उसके लिए हम एंड स्टैंडर्ड या एंड मेजरमेंट का यूज करते हैं। सपोज कीजिए कोई ब्लॉक है। ओके, चलिए मैं यहाँ पर एक ब्लॉक का फिगर ड्रा कर देता हूँ। फ्रेंड्स ये ब्लॉक है, तो इसका एक पैरेलल सरफेस ये है और एक बैक वाला है। तो फ्रेंड इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके एक्चुअल में मेजर करने के लिए हम माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं, या फिर हमें पैरेललिटी नापना होता है तो हम स्लिप गेज का यूज करते हैं। क्योंकि स्टील रूल का यूज करते समय यहाँ पर मुझे कई सारे एरर देखने को मिल जाएंगे। तो जब हम माइक्रोमीटर व वर्नियर कैलिपर का यूज करके इनके प्लेन पैरेलल सरफेसेस को मेजर करते हैं तो वह सारे हमारे एंड स्टैंडर्ड कहलाते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि सबसे आम उदाहरण जो होते हैं वो स्लिप गेज हैं, माइक्रोमीटर एंड व्हील्स हैं, वर्नियर कैलिपर हैं। ओके, इन सब के सिरों का उपयोग करके हम एंड स्टैंडर्ड को मेजर करते हैं। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा एक सच है। लाइन स्टैंडर्ड डज नॉट हैव पैरेलल एरर, ऑप्शन नंबर बी एंड स्टैंडर्ड डज नॉट हैव पैरेलल एरर, ऑप्शन नंबर सी बोथ लाइन एंड एंड स्टैंडर्ड हैव पैरेलल एरर, ऑप्शन नंबर डी बोथ लाइन एंड एंड स्टैंडर्ड डू नॉट हैव पैरेलल एरर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है एंड स्टैंडर्ड डज नॉट हैव पैरेलल एरर। ओके फ्रेंड्स, जो पैरेलल एरर होता है समांतर त्रुटियाँ होती हैं। जब हम किसी स्टील रूल को मेज़र करते हैं, स्टील रूल के द्वारा मेज़र करते हैं, तो उसमें एंगल हो सकता है, उसमें टेढ़ा हो सकता है थोड़ा बहुत। लेकिन जब हम माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं तो वो उनके जो सरफेसेस बीच के डिस्टेंस को मेज़र करता है वो एकदम पैरेलल ही वो मेज़र करता है। ओके, तो इसीलिए जो एंड स्टैंडर्ड होते हैं उसमें पैरेलल एरर नहीं होते हैं, क्योंकि ये ऑपरेटर के महसूस पर निर्भर करता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है व्हेन ए मेजरमेंट इज मेड बिटवीन टू फ्लैट पैरेलल सरफेस इट इज कॉल्ड। जब दो सपाट समांतर सतहों के बीच मापन किया जाता है तो इसे कहा जाता है। फ्रेंड्स के ऑप्शन है लाइन मेजरमेंट, डायरेक्ट मेजरमेंट, स्टैंडर्ड मेजरमेंट एंड लास्ट ऑप्शन है एंड मेजरमेंट। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी
इंड मेजरमेंट। मैंने इंड मेजरमेंट के पहले ही बारे में बता दिया है कि जब हम फ्लैट पैरेलल सरफेसेस को मेजर करते हैं, ओके, तो उसके लिए हम इंड स्टैंडर्ड या इंड मेजरमेंट का यूज करते हैं। अब फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर नोट के रूप में एक क्वेश्चन को समझा देता हूँ जिसका नाम है सस्टिविटी। ओके, तो सस्टिविटी का डिफाइन करने के लिए मैंने यहाँ पर डेफिनेशन भी लिख लिया है, आपको एग्जांपल्स के द्वारा भी समझाऊंगा। द रेशियो ऑफ द चेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इंडिकेशन टू द चेंज ऑफ क्वांटिटी बीइंग मेजरमेंट इज टर्म्स एज सेंसिटिविटी। मापी जा रही मात्रा के परिवर्तन के साथ के लिए साधन संकेत के परिवर्तन के अनुपात को संवेदनशीलता कहा जाता है। ये तो हमारा डिफिनेशन है। अब चलिए मैं फिगर के द्वारा अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। फ्रेंड्स, हम सब लोगों ने बाइक चलाई है, तो जब आप बाइक चलाते हैं तो आप एक्सीलरेटर देते हैं, तो आप जब एक्सीलरेटर को खींचते हैं तो जो आपके सुई है, जो आपकी पॉइंटर है किलोमीटर की, वो आपके एक्सीलरेटर के खींचने पर वो घटती या बढ़ती है, अर्थात वो मूवमेंट करती है। हम एक्सीलरेटर को जब ज़्यादा खींचते हैं तो ज़्यादा मूवमेंट होता है, या हम कम खींचते हैं तो वो कम मूवमेंट होता है। यही सेंसिटिविटी है। फ्रेंड्स, मैकेनिकल टर्म में यदि हम समझें तो जब हम डायल टेस्ट इंडिकेटर का यूज करते हैं, तो डायल टेस्ट इंडिकेटर को जब हम सरफेसेस पर चलाते हैं, जाप पर चलाते हैं, तो जाप पर पॉइंटर के चलने पर जो एनविल होता है या जो स्टाइलिस होता है, वो उसके चलने पर जो हमारी सुइयाँ या पॉइंटर होती हैं वो कितनी फास्ट मूव करती हैं, कितनी स्लो मूव करती हैं, उनके रेशियो को ही सेंसिटिविटी कहा जाता है। ओके, हमारा जब हम डायल टेस्ट इंडिकेटर को चलाते हैं तो वो सरफेस पर चलता है, उसके द्वारा सुई में मूवमेंट होता है, उससे हमें पता चल जाता है कि कितना सरफेस चलने पर हमारी सुई कितना घूमी। ओके फ्रेंड्स, यही सेंसिटिविटी होती है। मैंने आपको मैकेनिकल टर्म में भी बता दिया है, सिंपल टर्म में भी समझा दिया है। फ्रेंड, मेरे वॉइस में प्रॉब्लम्स आ रही है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तो इसीलिए आपको वॉइस की थोड़ी समस्या हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स मेरे क्वेश्चंस की जो लिस्ट थी वो तो आज ख़त्म हो गई है। ओके फ्रेंड, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ओके, आप इसी तरह के वीडियोज़ को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन वाले बटन को भी प्रेस कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।